अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरवर्दी साहब और माहिर माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब आपका भी शुक्रिया, फ़ारूक साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट का इजलास और सेनेट का भी इजलास 5 जून को तलब कर लिया है और बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है और सूरत हाल किस तरह से कंट्रोल में आएगी। महंगाई आप सबके सामने है, पाकिस्तान के अवाम कितने परेशान है। सबसे पहले फ़ारूक सलीम साहब आप ही से मैं पूछ लेती हूँ कि बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जा रही है, वज़ीर ख़जाना साहब ये बात कर रहे हैं, कैसे कैसे पॉसिबल होगा? जी, ये सवाल है मुझसे। जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बजट का सेशन, जैसे आपने कहा कि वो उसका ऐलान कर दिया गया है। मैंने ये देखा है तकरीबन पिछले 16 साल से, या 16 बजट कह लीजिए, कोई 2010 से आप शुरू कर लें। 2010 में हमेशा इसलिए चुनता हूँ कि 2010 में वो 18वीं तरमीम हमारी नेशनल असेंबली ने पास कर दी। जी। तो वो दिन और 2025 का बजट, 16 बजट इसमें जमा कर लें। आम आदमी इसका एक मरकजी किरदार जो है वो आम आदमी का होता है तकरीबन हर बजट के अंदर। हाँ बिल्कुल, समझ गए आप। आप बजट के बाद उस आम आदमी को ढूंढने निकले तो वो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में तो आपको कहीं नहीं मिलता कि आम आदमी का रिलीफ का पैकेज आने वाला वाह। है। आम आदमी के दोस्त होगा ये बजट। वो आम आदमी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। 24 करोड़ बंदों को ढूंढ लें, वो आम आदमी पता नहीं कहाँ चांद पे रहता है, मरीज में रहता है। इस साल भी वही होगा। आम आदमी एक मरकजी किरदार होगा। हर काम, हर जुर्म उसी के नाम पे किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ पैकेज भी दिया जाएगा। आम आदमी आदमी को सब्सिडी भी दी जाएगी। आम आदमी बजट के बाद आपको कहीं मिलेगा नहीं। फ़ारूक लेकिन साहब समझ गए। एक मिनट फारूक साहब, देखें, दो चीज़ों की बात हो रही है बजट में। एक तो टैक्स स्लैब को कम करने की बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान का टैक्स रेशो बहुत हाई है। इसमें इनकम टैक्स की पहले बात कर लेते हैं। तो जो सैलरीड क्लास को ये अफेक्ट करता है, आपको नज़र आ रहा है कि इनकम टैक्स की स्लैब में कोई कमी हो रही है और वो किस सतह तक हो रही है? देखिए, दो बड़े टैक्सेस हैं। एक आपने जिक्र किया जो पर्सनल इनकम टैक्स है और एक कॉर्पोरेट टैक्स। सारा का सारा बोझ, जब भी वो टैक्स नेट की बात की जाती है और हुकूमती वज़रा के सामने से कोई अल्फाज निकलते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, तो वो मामला तो यही होता है कि नेट तो वही पुराना वाला है। उसमें मछलियां भी पुरानी वाली हैं। बस उनके ऊपर जो बोझ है वो मजीद बढ़ जाता है। इस साल बात जरूर हो रही है कि शायद स्लैब में कोई कमी की जाएगी। देखिए, तकरीबन 35-40% तक ये पर्सनल इनकम टैक्स की स्लैब पहुंच जाती है। दिस इज द पनिशमेंट। ये टैक्स सिस्टम नहीं है, आप इसको पनिशमेंट समझें। और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो मुजम्मिल साहब कहीं 55-60% पे पहुंच जाता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम कोशिश करते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आए और यहाँ पे कंपनी बनाई जाए। अगर उन्होंने 55 से 60% अपना मुनाफा जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा करना है, तो फिर तो मुजम्मिल साहब यहाँ आने वाला कोई नहीं। तो ये वाकई में जरूरत है और ये हुकूमत के अपने फायदे में है। ये अगर थोड़ी सी तारीख आपके सामने रखूं, एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर आर्थर लेफर के नाम से। उन्होंने रेगन साहब को, जो प्रेसिडेंट रेगन थे जब अपनी इलेक्शन की कैंपेन लड़ रहे थे, उन्होंने उनको एक सबक सिखाया कि अगर आप टैक्स का रेट नीचे लाएंगे तो हुकूमत की आमदन बढ़ जाएगी। ये बड़ा एक अनोखा सा एक उस वक्त थ्योरी थी। और रेगन साहब जब सदर बन गए, उन्होंने वाकई में अपने टैक्स के रेट नीचे कर दिए और वाकई में हुकूमत की आमदन बढ़ गई। तो ये एक असूल है कि जैसे ही आप इंसेंटिव ज्यादा पैदा करते हैं लोगों को मेहनत करने के लिए, उनके ऊपर टैक्स का रेट कम करते हैं, तो जो मईशत का पहिया है उसकी स्पीड तेज हो जाती है और नतीजा होता है कि हुकूमत के खजाने में ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर टैक्स रेट नीचे लाया जाएगा तो हुकूमत की आमदन कम नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक और बात की जा रही है कि वो जो हमारे यहाँ रिटेलर्स का बड़ा इशू है जी, हमारा ताजर टैक्स नहीं देता, तो 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स की बात की जा रही है कि जी उनसे बात हो गई है और उनके लिए 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स की बात की जा रही है।
ये दो पैरेलल सिस्टम होंगे। मेरी तनख्वाह पे टैक्स का स्लैब 30% होगा, वही इनकम अगर ताजर की होगी तो वो 25,000 रुपये देगा, मैं 1,00,000 रुपये दूंगा। कैसे जस्टिफाई? हाँ, देखिए, मेरा बुनियादी नुक्ता ये रहा है कि इस मुल्क के अंदर हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स नेट के अंदर जकड़े हुए हैं। जी। ये IMF और कोई गोरा हमें सबक सिखाता है कि भाई टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बहुत सारे टैक्स चोर हैं। देखिए, 1,000 अरब टैक्स इकट्ठा होता था आज से 20 साल पहले। हुकूमती बजट निकाल के देख लीजिए, हुकूमत खुद से FBR को कहती थी कि जी इस साल का हद जो है वो 1,000 अरब है। और पिछले साल 2025 में हुकूमत खुद से हमें बता रही है कि 14,000 अरब का टैक्स इकट्ठा कर दिया गया है। तो अब सोचिए कि कोई, आप मुजम्मिल साहब मुझे कोई और हुकूमती डिपार्टमेंट बता दीजिए जिसकी कारकर्दगी FBR से बेहतर हो। 20 सालों में 1,000 अरब से 14,000 अरब पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मसला टैक्स का कतन नहीं है, रिटेलर के ऊपर टैक्स लगा दें, फलाने के ऊपर टैक्स लगा दें, टैक्स का इशू नहीं है। यहाँ पे हुकूमती नुकसानात और इखराजात का इशू है। और अगर बीमार मईशत है और बीमारी दिल की है और आप इलाज जिगर का करते चले जाएं, कभी भी मईशत तंदुरुस्त तवाना नहीं हो। और आप हमेशा प्रोग्राम्स में इसका जिक्र फरूख करते साहब, हैं। यकसां टैक्स का निज़ाम भी तो ज़रूरी है ना, कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर यकसां टैक्स का निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक सेक्टर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल दें और एक सेक्टर को आप खुलेआम फ्री टैक्स फ्री कर दें। ये निज़ाम भी तो कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है ना, कि मेरी तनख्वाह पे 35% टैक्स होगा और मेरे ही बराबर आमदनी वाले पे 25,000 रुपये फिक्स टैक्स होगा। देखिए, मेरा कहना ये है, वो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जब पढ़ाई जाती है तो हमें वो पढ़ाया जाता है कि आपने प्रायोरिटी निकालनी है कि पहला कदम कौन सा उठाना। पहला कदम यहाँ पे ये उठाना है कि हुकूमत अपनी नुकसानात और इखराजात कम करे। दूसरा कदम ये उठाना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि टैक्स के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। हम पहला कदम ये कह देते हैं कि ये टैक्स का कदम, टैक्स के अंदर इस्लाहात लेके आए जाए। असल मसला जो है वो हुकूमती इखराजात हैं, वो टैक्स का जो फेयरनेस का मामला है वो आप दुरुस्त उठा रहे हैं, उसके ऊपर जरूर इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो हुकूमती इखराजात और नुकसानात। तो फारूक साहब, हुकूमत को कौन रियलाइज कराएगा? आप कहा जा रहा है कि रियल स्टेट सेक्टर को भी टैक्स रिलीफ देने की बात की जा रही है कि जी पिछले साल रियल स्टेट सेक्टर ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है और हमारे यहाँ रियल स्टेट सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट आती है ओवरसीज़ की, उसकी ओवर टैक्सेशन की वजह से पाकिस्तान में रियल स्टेट से इन्वेस्टमेंट चली गई है। तो आपको रियल स्टेट सेक्टर के जो टैक्स हैं उनको कम करने की बात की जा रही है, कोई 4% से 2% कम करने की जा रही है, कोई 1% पे लाने की बात की जा रही है। इसको क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हुकूमत का जो हक है वो है कि ज़्यादा टैक्स की आमदन करनी। उसका एक तरीक़ाकार ये है कि आप टैक्स रेट को नीचे ले आएं। यहाँ पे आम जुबान में समझा जाता है कि आप जितना टैक्स रेट बढ़ा लेंगे शायद हुकूमत की आमदन बढ़ जाए। देखिए, आप लाहौर के रहने वाले हैं, आप DHA के दफ्तर में जाके मालूम करें कि एक ज़माने में 400 से 500 वहाँ पे ट्रांसफर्स रोज़ाना की बुनियाद पे हुआ करती। जब से ये टैक्स का लोड किया गया है, रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा है और वो जो ट्रांसफर्स हैं वो तकरीबन 80, 90, 100 के करीब पहुंच गई। तो ये दुरुस्त फैसला होगा कि टैक्स के रेट को नीचे लाया जाए। इसमें जो एक्टिविटी है, जो मईशत का पहिया है वो भी तेज चलेगा। इसमें हुकूमत का खजाना जो है वो भी ज्यादा तेजी से भरा जाएगा। तो इसमें विन फॉर ऑल, इसमें सभी लोग जीतेंगे। तो आप रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स रिलीफ देने के हक में हैं? 100%। मैं हर सेक्टर को टैक्स रिलीफ देने के हक में। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इस साल ये हमें बता दें कि जो अगले साल की प्रोजेक्शन है, फी लीटर पेट्रोल पे कितनी लेवी हुकूमत जो है एवरेज पूरे साल में लेना चाहती है? देखिए, बुनियादी नुक्ता मुजम्मिल साहब ये है कि इस वक्त हमने अपनी पूरी माशी पॉलिसी और बजट इसको आउटसोर्स किया हुआ। ये IMF के हवाले किया हुआ है। बजट भी वही बनाता है,
जो पेट्रोल की कीमत क्या रखनी है ये भी वही बताता है, पावर की कीमत, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत क्या रखनी है ये भी वही बताता है। अब तो वो एंटी करप्शन के जो मेजर्स हैं उसके ऊपर जो क्या करना है वो भी हमें IMF ही बताता है। जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, जो खरीदारी हुकूमत करती है अरब रुपए की, उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए वो भी IMF हमें बताता है। अब आप सोचिए कि आज से 70 साल पहले हम पहली दफा गए थे IMF के पास कि जी हमारी मईशत बीमार हो रही है तो हमें कोई दवा चाहिए। IMF ने वही दवा 70 साल पहले दी थी। उसके बाद 25 प्रोग्राम हमने किए, वही दवा हमें 25 दफा मिली है, एग्जैक्टली द सेम मेडिसिन। मईशत अभी भी बीमार है। बिल्कुल तो ठीक। दो दवाएं जो मेरे ध्यान में आते हैं कि अगर 25 दफा आप एक डॉक्टर के पास जाएं, आपके पास बीमारी भी पुरानी हो, आपको डॉक्टर वही दवा देता चला जाए, बीमारी दूर होने की बजाय आवाम के ऊपर बोझ बढ़ते चले जाएं, बिजली के रेट बढ़ते चले जाएं, पेट्रोल के रेट बढ़ते चले जाएं, तो पहला तो ये है कि उस डॉक्टर का जहन, उसका दिमाग चेक करना चाहिए। तो डॉक्टर नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। और दूसरा, जो मरीज है जो एक्सेप्ट कर रहा है कि ये 25 दफा मैं ये दवा ले चुका हूं और वही बीमारी है जो आज से 70 साल पहले थी, तो फिर मरीज का दिमाग भी चेक करना चाहिए कि आप उसी डॉक्टर के पास बार बार क्यों जा रहे हैं। बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन किया फारूक साहब आपने आसान लफ्जों में। हमारा मसला ये है कि हमारे इलाके में कोई और डॉक्टर नहीं है, एक ही डॉक्टर है, या हम सोचते नहीं कुछ और, उसके मुकाबले पे कोई और डॉक्टर मौजूद नहीं है जिसके पास हम चले जाएं। हमारे पास चॉइस नहीं है IMF के अलावा। आपको IMF के पास ही जाना है, जीना है या मरना है। मैंने आपसे सादा पूछा कि जो पेट्रोलियम लेवी है ये 102 रुपये होगी, 110 रुपये होगी, एवरेज 200 रुपये होगी पर लीटर। आपको क्या लगता है अगले साल हम पर लीटर पेट्रोलियम लेवी क्या रख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि पेट्रोलियम लेवी अगर 2022 का साल आप निकाल लीजिए, उस साल पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये फी लीटर थी, और उस साल हमारा जो कैपेसिटी पेमेंट की जो बिजली का हम कैपेसिटी पेमेंट देते हैं वो उस साल से एकदम से एक्सप्लोड करना शुरू हो गई। अब वो कहीं पहुंच गई है 2000 अरब रुपए पे। तो मुझे तो एक डायरेक्ट पैरेलल नजर आता है कि ये पेट्रोलियम लेवी हम बढ़ाई चले जाते हैं क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट बिजली की बढ़ती जा रही है और हुकूमत हमें ये बता रही है या कयास रही ये की जाती है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाती है क्योंकि FBR वाले जो हैं वो अपना टैक्स का हद पूरा नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि वो वाला क्लेम गलत है। असल बात ये है कि हुकूमती अखराजात, हुकूमती नुकसानात वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि उन्होंने अब कानूनी तौर पे पेट्रोलियम लेवी की जो हद थी वो खत्म कर दी। एक जमाने में ये हद होती थी, ये नेशनल असेंबली के पास जाना होता था, ये टैक्सेशन मेजर होती थी। अब इसकी ऊपर वाली हद जो है वो खत्म कर दी गई है, अब ये आसमान तक जा सकती है। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा मईशत को भी, पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान में रहने वालों को। अगर आप लेवी को एक परमानेंट हिस्सा बना देते हैं पेट्रोल की कीमत का, तो आप सोचिए कि आपने इन्फ्लेशन को, महंगाई को आपकी और मेरी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बना दिया। क्योंकि लेवी सिर्फ पेट्रोल की प्राइस आपको नहीं बताती, ये आपके किचन में पहुंचती। अभी आप सोचिए कि एक हफ्ता पहले जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ने हमें खबरें दी हैं, जो अदाद-ओ-शुमार दी हैं, वो कहते हैं कि मट्टी के तेल की कीमत में पिछले 12 महीनों में 155% इजाफा हुआ, प्याज में कोई 42% इजाफा हुआ, आटे की कीमत में 31% इजाफा हुआ। ये वो मामला है जो पेट्रोलियम लेवी का हम बात करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम लेवी पे जाके लैंड होता है। ठीक है फारूक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। आपको अगले साल का पेट्रोलियम लेवी हदफ क्या नजर आ रहा है? इसकी कोई टॉप सीलिंग नहीं है। जितना हुकूमत नुकसान करती जाएगी इसको बढ़ाती जाएगी। इसको आप 200 रुपए कर लें, इसको आप 250 रुपए कर लें, इसको आप जितना बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं पेट्रोलियम कीमत का बनाते रहेंगे। जब तक इसी सिमत में हुकूमती नुकसानात और हुकूमती अखराजात जाते हैं तो हाल यही रहेगा। अब आप सोचिए कि IMF हमें ये नहीं कहती हुकूमत को कि आप 2500 अरब का बिजली के शोबे में नुकसान कर दें।
IMF हुकूमत को ये नहीं कहती कि आप 3,500 अरब जो है, जो गैस का सर्कुलर डेट है, उसमें आप 3,500 अरब उसमें नुकसान कर दें। देखिए, भारत, बांग्लादेश वहीं से गैस खरीदते हैं जहां से पाकिस्तान खरीदता है, ये वहीं से पेट्रोल खरीदते हैं जहां से पाकिस्तान खरीदता है। भारत में कोई सर्कुलर डेट नहीं है, बांग्लादेश में कोई सर्कुलर डेट नहीं है। तो ये सोचने की बात है कि ये सिर्फ बीमारी पाकिस्तान में क्यों। अच्छा, अब दूसरा एक और सवाल जो बजट के हवाले से, इस साल मैंने देखा कि स्टेट बैंक ने को 5.6 बिलियन डॉलर ओपन मार्केट से खरीदे, जिससे हमने अपने रिजर्व्स को सेटल किया। ये IMF हमें इजाज़त देता है ओपन मार्केट से डॉलर्स खरीदने की, या ये स्ट्रेटजी के आप हक में हैं या खिलाफ हैं? जी, दिस इज एक्चुअली अ गुड साइन मुजम्मिल साहब। ये एक अच्छा इशारिया सामने आता है कि हमारे डॉलर की मार्केट में इजाफी डॉलर, सरप्लस डॉलर जो है वो अवेलेबल है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको खरीदता है और वो हमारे एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा बन जाते हैं। दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट। और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके सामने आप सोचिए कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, आप यकीन कीजिए कि जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जिंदा रखे हुए है। जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो टैक्स नेट में आ जाती है, उसको हुकूमत निचोड़ के खत्म कर देती है। तो ये तो अच्छे इशारे हैं। और ये मुझे बुरा इशारिया लगता है कि जब हुकूमत कहती है कि जी टैक्स कम हो रहा है, पाकिस्तानी जो है वो टैक्स चोर हैं, और हमने और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनको टैक्स के अंदर लेके आना है। उससे पहले हुकूमत जवाब दे कि जो पुराना, देखिए पिछले कोई 4 सालों के अंदर, कोई 5 सालों के अंदर 50,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ जी। इतना टैक्स तो हमने पिछले 60 सालों में नहीं इकट्ठा किया। तो पहली प्रायोरिटी ये है कि हुकूमत जब तक अपने नुकसान दूर नहीं करती, क्या आपके और मेरे ऊपर टैक्स लगाना है ताकि बिजली के शोबे के जो 2,500 अरब का नुकसान है वो पूरा किया जाए? क्या आपके और मेरे ऊपर टैक्स लगाना है ताकि पाकिस्तान स्टील के जो 25-26 अरब रुपए का नुकसान है? मतलब पाकिस्तान स्टील ने स्टील तो बनाया नहीं, कई सालों से नहीं बनाया, और वो नुकसान बनाए चली जा रही है, और 26-27 अरब सालाना। क्या हुकूमत ने आपके और मेरे ऊपर टैक्स लगाना है ताकि जो हुकूमती 110 के करीब एंटरप्राइजेज हैं उनके नुकसान पूरे करने हैं? अभी अभी जो रिपोर्ट आई है लास्ट वीक, मतलब साहब जरा गौर कीजिए, जो हुकूमती स्टेट ओन एंटरप्राइज है उन्होंने 836 अरब रुपया नुकसान किया। तो आप और मैं इसलिए मेहनत करें ताकि आपके और मेरे आमदन के ऊपर टैक्स लगाया जाए, ताकि वो जो 836 अरब का नुकसान है उसको पूरा करना है। अच्छा, ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जो फिनंशियल टीम है उसकी कारकर्दगी से हुकूमत ही मुतमईन नहीं है, और उसमें कोई मेजर रीशफल बजट के बाद नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत की माशी टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं है? बिलखसूस लोग वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी पर बहुत सवाल उठा रहे हैं कि वो प्रो पब्लिक उनकी कारकर्दगी नहीं है, वो एक बैंकर हैं, वो प्रो बैंकर के तौर पर सोचते हैं, प्रो पब्लिक नहीं सोचते, इसीलिए उनके बनाए हुए बजट को बाद में दीगर जगह कमेटियों में भी भेजा गया। तो आपको लग रहा है कि फिनंशियल टीम की कुर्बानी का वक्त आ गया? देखिए, मैं किसी खास शख्स को या किसी टीम को मैं उसकी जिम्मेदारी और उसके ऊपर जुर्म का सारा बोझ नहीं डाला जा सकता। एक तीन अदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ। देखिए, कोई भी वजीर खजाना हो, वो 8 जून को शायद बजट का ऐलान करेगा, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होगा और बताएगा कि 16,000 अरब की आमदन है वफाकी हुकूमत, और उसके कोई 30 सेकंड के बाद बताया जाएगा कि 8,000 अरब जो है वो चला जाएगा 18वीं तरमीम के तहत सूदों को, और 8,000 अरब जो है वो मुख्तस कर दिया जाएगा सूद के लिए। अब मुझे बताइए कि इन से जो आजकल हमारे वजीर खजाना है, इनकी जगह कोई और खड़ा कर दें, वो भी यही ऐलान करेंगे। जब वफाकी हुकूमत के पास 16,000 आमदन के बाद 8 चला गया सूदों को, 8 चला गया सूद में, बाकी बचा 0, तो आप मुझे बताएं कि कोई भी आके क्या कर लेगा? वो कह रहे हैं कि इस का मामला है
या किसी फर्द का नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉबिंग बहुत अच्छी थी, हम आईएमएफ से वेवर्स ले सकते थे। इस वक्त आईएमएफ सख्ती नहीं कर सकता था, अमेरिका का वोट हमारे साथ था, आईएमएफ से नेगोशिएशंस ठीक नहीं की गई। देखिए, वजीर खजाना साहब को जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पक्के पाकिस्तानी हैं। उनका दिल जो है वो इस मुल्क के साथ यही करना चाहता है जो आप और मैं करना चाहते हैं कि किसी तरह बेहतरी हो जाए। ये कयासराई कर लेना कि शायद ये पाकिस्तान की काबिलियत में था, सलाहियत में था कि हम ये वेवर ले लेते, वो वेवर ले लेते, और जो मौजूदा वजीर खजाना है उन्होंने ये नहीं किया। ये देखिए, आप और मैं किसी के दिल में झांक नहीं करते, लेकिन उनकी नीयत के ऊपर मैं जाती तौर पे इस वक्त जहां तक मैं उनको जानता हूं शक नहीं कर सकता। कुर्सी खतरे में है फारूक साहब वजीर खजाना की या नहीं? दोबारा बता दीजिए। कुर्सी खतरे में है वजीर खजाना की या नहीं? देखिए, मैं सोचता हूं कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा किस तरह करना है, उनके माशी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, चाहे वो रहें या ना रहें, खतरे में हो या ना हो, इट रियली मीन्स नथिंग। ये सब सियासी सवाल है। सियासी सवाल जो है वो आप किसी सियासतदान से ज्यादा बेहतर आपको जवाब मिल जाएगा। और अगले साल की शराय तरक्की क्या देख रहे हैं आप, नेक्स्ट ईयर की फोरकास्ट? एक तो है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ के बगैर और एक पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ तकरीबन 0 और पॉपुलेशन ग्रोथ के बगैर 2.5-3% कर लीजिए। देखिए, इस वक्त जब तक हम 6-7% तक नहीं पहुंचते, कोई तकरीबन 25 से 30 लाख नौकरियां जनरेट करनी है इस मुल्क के अंदर, जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है और जिस रफ्तार से जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है जिनको नौकरियां चाहिए वो जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं। अच्छा, दूसरा मामला एक आपने मुज़म्मिल साहब इसमें उठाया नहीं है, वो तरक्याती बजट के हवाले से। आप देखिए कि पिछले 4 सालों में इस हुकूमत ने अपनी 4 सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके 12,000 अरब 12 ट्रिलियन रुपीस का तरक्याती बजट खर्च कर दिया गया है। ये बजट में अमाउंट मुख्तस की गई थी, ये खर्च हुई है। आप सोचिए कि बजट में ऐलान हुआ, जो अमाउंट है वो मुख्तस की गई, ये सूबों ने, विफाक ने खर्च की और नजर कहीं नहीं आती। नजर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक साहब। असल मामला ये सोचने का है कि यहाँ पे अब सूबों की बात भी हो रही थी। देखिए, मेरे नजदीक पाकिस्तान के अंदर 169 सूबे होने चाहिए, 169 प्रोविंसेस। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं 169। आप अंदाजा करें कि अगर आपने 12,000 अरब तरक्याती मंसूबों पे खर्चा है तो हर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में 72 अरब रुपया आता है। आप सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई 4-5 हजार स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, कोई 15 लाख लोग रहते हैं औसतन, अगर उनको 71-72 अरब रुपया मिल जाए तो आप सोचिए कि उस डिस्ट्रिक्ट की किस्मत बदल सकती है। वहां पे स्कूल ही स्कूल नजर आएंगे, वहां पे आपको अस्पताल नजर आएंगे, उन अस्पतालों के अंदर अद्वियात होंगी, उन अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स होंगे, उन डिस्ट्रिक्ट की किस्मत बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी। तो इतना पैसा इस मुल्क के अंदर मौजूद है, सिर्फ मौजूद नहीं है, वो हमें बताया जाता है कि खर्च भी कर दिया गया है। तो सिर्फ 4 साल की सैंपल देख लें, एक 4 साल का अच्छा पीरियड निकल जाए जिसमें तरक्याती मंसूबों का जो ऐलान किया जाता है, जो 12,000 अरब रुपया मुख्तस किया जाता है, अगर वो आपको हकीकतन जमीन पे नजर आने लगे तो आप सोचिए कि इस मुल्क की शक्ल बदल जाए। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, बहुत ही अच्छी बेहतरीन सजेशंस दिए और हो सकता है मुज़म्मिल साहब आने वाले टाइम में हम देखें कि पाकिस्तान के इससे भी मजीद ज़्यादा सूबे हमें बनते हुए नजर आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें अली सलमान साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि डॉक्टर अली सलमान साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, पाकिस्तानी अवाम ने 7 साल पहले के मुकाबले में इस साल तकरीबन 3 गुना या यूँ कह लें कि 300% ज़्यादा टैक्स दिया है, और अब बजट आपके सामने है, बजट की आवाज़ें हैं, कैसे अवाम को रिलीफ दिया जाएगा? देखें, जो पिछले 7 साल का आपने सना हवाला दिया, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में हमारी पर कैपिटा इनकम में जो औसत आमदनी है, अगर हम रियल इनकम में शुमार करें तो सालाना बुनियादों पर सिर्फ 2% के हिसाब से इजाफा हुआ है। आज से अगर हम 2015-16 में चले जाएं और उनका बेस ईयर लें तो 2025 में हमारी एनुअल आमदनी रियल इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके 2,02,000 है, जो उससे पहले 1,70,000 रुपए थी आज से 8-10 साल पहले। इसके मुकाबले में यानी हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है पर कैपिटा वो बहुत कम है, और जो टैक्स देने की शरह है या टैक्स कलेक्शन की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसका एक ही मतलब है कि हमारी जो रियासत है और हमारी हुकूमत है उसके अखराजात बहुत ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमारी जो माशी तरक्की की रफ्तार है वो बिल्कुल उस तरह नहीं बढ़ रही है। यानी जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो ख़ास तौर पर जो सैलरीड क्लास है, कॉर्पोरेट क्लास है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आज से पहले से बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। इसके मुकाबले में जो अखराजात हैं उसमें वो खातिर खा कमी नहीं आई है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक बर्डन है। जो रिलीफ की आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि जो रिलीफ है उसका जो बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वो इस वक्त टैक्स रेट्स हैं। हमने देखा है कि पिछले सालों में सुपर टैक्स भी लगा और सुपर टैक्स फिर प्रैक्टिकली इनकम टैक्स का हिस्सा बन गया। फिर सैलरीड स्पेशली जो हाई रेट्स के ऊपर जो सैलरी है उसके ऊपर अब 45% तक अगर आप सरचार्जेस शामिल कर लें तो टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो हमारा पेट्रोलियम लेवी है उसके ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे रोज़मर्रा अखराजात में भी इजाफा होता है, इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। तो अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहती है तो उसको इन टैक्सों की शरह में नुमायां कमी करनी पड़ेगी, ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है उसमें इजाफा, और फिर वो पैसे दोबारा इकोनॉमी में ही खर्च होते हैं, उससे सर्कुलेशन बढ़ती है, उससे ग्रोथ आती है, उससे जॉब क्रिएट होती है। तो आपको लगता है कि इस बार टैक्स रेट कम करने की तरफ गवर्नमेंट जाएगी, जो कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स के रेट्स हैं वो कम किए जाएंगे? जी, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इस वक्त चूंकि एक अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से पूछें जिनसे हम हमारी बातचीत होती रहती है, और अभी रिसेंटली हमने एक टैक्स पेयर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया था प्राइम इंस्टीट्यूट में, उसमें भी सब लोगों ने कहा था कि एक जो सिंगल थ्रेट है वो टैक्स की पॉलिसी है, उसमें टैक्स रेट्स भी हैं, टैक्स डिज़ाइन भी है, टैक्स की प्रैक्टिस भी है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि उसमें कमी होगी, चाहे वो कमी इस नौइयत की हो कि जी हमने सुपर टैक्स को जो हमने 10% लगा दिया है उसको हम अब 8 या 9% पे ले आ रहे हैं, जो सैलरी टैक्स है उसमें हम 1% कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर हमने गैर ज़रूरी टैक्सेस लगाए हुए हैं उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो शायद रेट्स के हिसाब से हुकूमत ज़्यादा रिलीफ ना दे सके, लेकिन डायरेक्शन जो समत है वो मुझे उम्मीद है कि इस तरफ होगी, ताकि एटलीस्ट सिग्नल हो कि जी हम हुकूमत एक प्रो बिजनेस उस पर जा रही है, डायरेक्शन पे जा रही है अपनी फिस्कल पॉलिसी के हवाले से। कोई स्टेट बैंक बजट में ऐसी भी आ रहा है कि बाहर से पैसा लाने की जो कदगन थी वो ख़त्म की जा रही है कि आप जितना मर्जी पैसा बाहर से ले आएं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक FATF के साथ भी कंप्लायंस किया था, और उसमें ये ज़रूरी होता है कि हम रिपोर्ट करें कि किस तरह की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, सोर्सेज के उसमें आ रही हैं। बाहर के पैसा लाने में कोई ऐसा कदगन नहीं है, रेमिटेंस के जरिए पैसे आते हैं, ज़ाहिर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं, हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट भी बने हुए हैं, तो हमें इनकरेज करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर हमें साथ साथ ही देखना है कि उन जो इन्वेस्टमेंट है उसके इस्तेमाल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट के मौके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की रियल इकॉनमी में,
उसकी तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि कैपिटल तो है, कैपिटल तो पहले भी आया, लेकिन उस कैपिटल को बिजनेसेस में कन्वर्ट होना चाहिए ताकि जॉब क्रिएशन हो। यानी अगर अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट बन जाए कि जहाँ पैसे आ रहे हैं, और हमने जैसे पहले देखा कि हमने डॉलर इंडेक्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए हमने बहुत एक लुक्रेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वो उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो जो 25 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए कोई भी स्कीम है उसका ताल्लुक पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स से और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनके साथ बराह रास्त मुंसलिक हो। लेकिन हम तो कर तो यही रहे हैं कि हम बाहर से पैसा लाने को इनकरेज कर रहे हैं और रियल स्टेट के टैक्सेस नीचे कर रहे हैं, सारा पैसा रियल स्टेट में लैंड कराना चाहते हैं। देखिए मुजम्मिल साहब, जो रियल एस्टेट है वो एक इकोनॉमिक ड्राइवर है, इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर है। हमने देखा है कि पास्ट में हमने दो तरह के टैक्सेस लगाए, एक हमने फॉरेन एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाया CVT, फिर हमने 7E लगाया जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने उसको गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया है। अगरचे FBR ने उसको नोटिफाई नहीं किया है, अभी तक वो टैक्स कलेक्ट हो रहा है। इस तरह के जो टैक्सेस लगते हैं जो कि गैर मामूली नौयत के होते हैं, वो कैपिटल को एक तरह से आपको मिस एलोकेट करते हैं। इस सेक्टर का ये ख्याल है रियल एस्टेट के सेक्टर्स का के स्टेक होल्डर्स का कि इसकी वजह से हमारे पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर वो बाहर गए हैं दुबई के रियल एस्टेट के अंदर। अब देखें कि हुकूमत को आमदनी हुई है 10 अरब रुपया या 15 अरब रुपया आमदनी हुई होगी 7E के तहत, जो एक अंदाज़ा है, और उसके मुकाबले में अगर 10 अरब डॉलर बाहर चले गए तो एक घाटे का सौदा है। अगर पैसा पाकिस्तान में है, जो सेविंग्स लोगों की अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर मौजूद है, हम उसको मोबिलाइज करें। टैक्सेस, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक सेक्टर को आप ज़्यादा अहमियत दें, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा देते हैं किसी एक सेक्टर को इनकरेज करने के लिए या डिस्करेज करने के लिए, उससे फिर मिस एलोकेशन होती है कैपिटल की। तो एक तरह के यकसा नौयत के टैक्सेस लगने चाहिए, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, टैक्स एक्सपेंडिचर भी कम से कम होने चाहिए। जो हमने एग्जाम्पशंस दिए हैं वो मैं उसके भी खिलाफ हूँ, और एक नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत सब सेक्टर्स को लाएं, और फिर जो इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, वो ये फैसला करेगा कि उसने अपने पैसा की डायरेक्शन कहाँ रखनी है। आपको क्या पॉसिबल रिलीफ नेक्स्ट बजट में नजर आ रहा है अदर देन टैक्स रिलीफ? कोई और रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है? देखिए, टैक्स रिलीफ के अलावा हुकूमत के पास आमतौर पर एक जो टूल होता है उसके अंदर हम मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुतल्लिक जैसे तरजीही बुनियादों के ऊपर हुकूमत फैसला करती है कि हमने बाज़ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से इंडस्ट्रियल पॉलिसी की प्रेफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमत कस्टम ड्यूटीज़ को करती है, किसी ख़ास प्रोडक्ट्स के अंदर वो लेवी लगा देती है कि जी हम चाहते हैं कि ये हम पाकिस्तान में जैसे एक्सपोर्ट को इनकरेज करें, तो हम ये इसका ताल्लुक इससे बनेगा कि हम अपनी जो हमने जैसे पिछले साल देखा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म किया, इस तरह ही हमने मुख्तलिफ सेस लगाए हुए हैं, लेवीज लगाई हुई हैं, उसको ख़त्म करें। फिर जो हमारा एक्सपोर्टर है इस वक्त दो तरह से टैक्स दे रहा है, एक फिक्स टैक्स है 1% ऑन द ग्रॉस एक्सपोर्ट्स, वो भी दे रहा है, और फिर वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी है, तो वो डबल तरीके से टैक्स दे रहा है। तो बुनियादी तौर पर तो जो बजट है वो तो टैक्सेस के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन एक जो बड़ा जो रिलीफ है वो अखराजात के हवाले से भी है, क्योंकि आखिर में हमें जो टैक्सेस की कलेक्शन करनी है वो ज़ाहिर है हुकूमती मशीनरी को चलाने के लिए करनी है। तो वहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं, अभी भी 1000 अरब रुपया के करीब हम उसको सस्टेन करने में उन्हीं की हम हर साल दे रहे हैं, और इसके साथ कोई 3 खरब रुपए की हम टैक्स एक्सपेंडिचर दे रहे हैं। नहीं, मुस्तस्नियात हैं, एग्जाम्पशंस हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं बजट के अंदर जहाँ तक अखराजात हुकूमत कम करके अपने वो रिलीफ यानी उसके मुकाबले में जो टैक्स का रेवेन्यू है वो ऑफसेट कर सकती है, वहीं पर जो टैक्स रेट्स को भी कम कर सकती है। तो अभी देखना है कि हुकूमत किस तरफ जाती है, इसका जो है हम ज़्यादा बेहतर तज्ज़िया 5 जून के बाद कर सकते हैं। और कोई आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा बड़ा रिलीफ दे सकती है पेट्रोल लेवी में, बिजली की कीमत में, इसमें बजट में, कि गवर्नमेंट के पास वो कुशन अवेलेबल नहीं है?
क्योंकि कहते हैं हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जी नहीं, पेट्रोल कॉस्ट। देखिए बिजली की कीमत बिजली की कीमत के अंदर मुझे ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो जो हमारा जो IMF का प्रोग्राम है उसके तहत कमिटमेंट ये है कि हमने फुल कॉस्ट रिकवरी करनी है। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें सर्कुलर डेट भी शामिल है। हमारा जो पावर का यानी इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए तक पहुंच गया, दोनों सर्कुलर डेट को मिलाकर। अब उसको भी मैनेज करना है। साथ ही साथ आपने ये देखना है कि जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको भी एक कंपेटिटिव बेसिस के ऊपर वो बिजली भी मिले। तो इसको मैनेज करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हुकूमत बिजली की कीमतों में कोई कमी कर सकती है। हाँ, जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें बड़ी हद तक हुकूमत का इख्तियार है कि 170 रुपए का पेट्रोल इसके ऊपर हम पर लीटर ले रहे हैं। अब पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा कम हुई हैं कल, तो हुकूमत एडजस्ट करे और थोड़ा उसके ऊपर रिलीफ दे। अब चूंकि देखें टैक्स जो रेवेन्यू है वो शॉर्टफॉल का शिकार है। पिछले साल को 1000 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ था। अभी जो 3 क्वार्टर्स गुजरे हैं उसमें तकरीबन 620 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है। तो जब तक अखराजात में कमी नहीं होगी उस वक्त तक ये जो लेवी के ऊपर डिपेंडेंस है या जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर शायद हुकूमत सब्सटैंशियल रिलीफ ना दे सके। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना नकवी को इजाज़त है, अपना ख्याल रखें।